आज जो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले तो एक बात समझ लीजिए। इस चैप्टर में जो भी कुछ आप समझेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुल मिला के 32 स्टैंडर्ड बना रखे हैं। उन 32 स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। पहले वो 3 था, जिसे बाद में वो रिवाइज किया गया, तो उसे AS3 रिवाइज्ड बोलते हैं। हमें इस चैप्टर में जो कुछ भी सीखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने जो 32 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन 32 स्टैंडर्ड्स में जो थर्ड स्टैंडर्ड है AS3, उसके हिसाब से सीखना है। फिलहाल चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश का मतलब क्या है? कैश तो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। कैश का मतलब होता है मनी, फंड, पैसा, रोकड़ा, जिसे आम भाषा में यूज करते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण, ब्यौरा, डिस्क्रिप्शन। और ये जो वर्ड है फ्लो, फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब होता है आना और जाना, आना जाना। मतलब क्या हुआ? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट को बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट को बताता है जिसमें यह डिस्क्राइब किया गया हो कि एक फर्म में कितना कैश आया और कितना कैश उस फर्म से गया। मैं क्या बोल रहा हूं, जरा दोबारा सुनिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इस बात का ब्यौरा आपको बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आया और कितना कैश गया। सवाल यह खड़ा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसके लिए तो 11th क्लास में आपने कैश बुक भी सीखी थी, क्योंकि कैश बुक में भी तो वही था। इसमें हम लोग समझते थे कि कैश आ रहा है किसी वजह से इस तरफ, कैश जा रहा है इस तरफ। कैश बुक में भी कैश के आने और जाने की बात होती थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कैश के आने और जाने की बात होती है। तो फिर कैश बुक और कैश फ्लो में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप 11th क्लास में कैश फ्लो करते थे और कैश बुक करते थे, तो उसमें बस आपको ये सिखाया जाता था कि डेबिट साइड में उन आइटम्स को लिख दो जिसकी वजह से कैश आ रहा है, चाहे कोई भी वजह हो, और क्रेडिट साइड में उन आइटम्स को लिख दो जिसकी वजह से कैश जा रहा है। लेकिन अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप 12th में आप पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें क्या है? कैश के आने और जाने की तो बात होगी, लेकिन आने और जाने की बात को 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी बताऊंगा विस्तार से इसमें। एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और दूसरा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यानी कि अब ये करा जाएगा कि हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका ब्यौरा हम लोग दिखाएंगे अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करके, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बदौलत हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बदौलत कितना कैश आया और कितना कैश गया, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बदौलत कितना कैश आया, कितना कैश गया। फिलहाल आया गया वो तो बात होगी, उससे पहले ये भी समझना होगा कि ये क्या मतलब है ऑपरेटिंग का, क्या मतलब है इन्वेस्टिंग का, और क्या मतलब है फाइनेंशियल का। दूसरी बात, ये जो वर्ड है फ्लो मैंने लिखा, ये फ्लो अपने आप में 2 चीज़ों को समाये हुए है। समाये हुए का मतलब, अगर हमारी फर्म में कैश आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लो, और हमारी फर्म से अगर पैसा चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो। यानी कि कैश आ रहा है तो इनफ्लो, कैश जा रहा है तो आउटफ्लो। इसका मतलब फ्लो से हम नहीं तय कर सकते कि कैश आया है गया। फ्लो को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। इनफ्लो तो कैश आ रहा है, आउटफ्लो तो कैश जा रहा है। फिलहाल हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक समझेंगे कि क्या ICAI ने 32 स्टैंडर्ड में से थर्ड स्टैंडर्ड इसके लिए बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, और आपके सिलेबस में दोनों नहीं है, केवल एक ही मेथड है। बुकों में शुरू में दे रखा है दोनों मेथड के बारे में, लेकिन आपके एग्जाम में जो सिलेबस में है वो केवल एक ही मेथड है, उसी को हमें समझना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड हैं बॉस। एक है डायरेक्ट मेथड, इससे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, इससे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। हमारे 12th के सिलेबस में ये नहीं है, और इनडायरेक्ट मेथड यही आपके सिलेबस में है, यही आपको करना है, इनडायरेक्ट मेथड। तो फिलहाल अभी मैं फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। उन बेसिक चीज़ों को समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे बेहतर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या रीज़न होते हैं,
क्या चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। आज के टाइम में जब भी कोई कंपनी लोन लेने के लिए जाती है तो लोन देने वाली कंपनियां बहुत कुछ उस कंपनियों की देखती हैं। उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट रेशियोज तो देखते ही हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। सबसे पहले जरा सुनिएगा जो मैं बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्या है, एक कंपनी साल भर में जितनी भी एक्टिविटीज करती है, कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटी करती है? रॉ मटेरियल खरीदना, उसे प्रोड्यूस करना, बनाना, बेचना, बेच करके पैसे लेना, फिर खरीदना, फिर प्रोडक्शन करना, बहुत सारे काम करती है। तो एक कंपनी साल भर में जितनी भी एक्टिविटीज करती हैं उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं, और उन सभी एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जरा सुनिएगा इसके बारे में एक एक करके। देखिए क्या है, मान के चलिए ये एक पर्सन है और इस पर्सन का नाम है, मान के चलिए, मिस्टर एक्स। इसका जो काम है, मान के चलिए गोलगप्पे बेचने का काम है। गोलगप्पे अच्छा रहेगा, गोलगप्पे बेचने का काम है इसका। अब ये बंदा क्या करता है, सबसे पहले उसने क्या करा, गोलगप्पे ये खुद ही बनाता है, आप तो जानते हैं कैसे बनाता है। तो मान के चलिए बंदा क्या करता है, अपनी जेब से इसने पैसा लगाया और पैसे लगा करके वो मैदा वगैरह, सूजी वगैरह खरीद करके लाता है। रोज़ ये गोलगप्पे बनाता है। गोलगप्पे का पानी भी बनाता है, मसाले भी बनाता है, चटनी वटनी सब कुछ बनाता है खुद ही। और शाम को जा कर के 4 बजे से वो अपना स्टॉल लगाता है। लोग उसके पास जाते हैं, बड़े चाव से गोलगप्पे खाते हैं, पीते हैं, जो भी है। अब इसने क्या करा, गोलगप्पे बनाए, स्टॉल पे जाके रखे, गोलगप्पे बेचे। गोलगप्पे बेच करके क्या मिलेगा उसे? पैसा मिलेगा, पैसा कमाई हो गई। अगले दिन फिर क्या करेगा वो, फिर वो मैदा सूजी जो भी खरीद के लाता है लाएगा, फिर गोलगप्पे बनाएगा, तलेगा, बनाएगा। अगले दिन फिर वो शाम को स्टॉल पे जाएगा, गोलगप्पे बेचेगा, लोगों से पैसे लेगा। फिर अगले दिन फिर सुबह सुबह फिर वो गोलगप्पे बनाएगा, बेचेगा। ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। इसका मेन बिजनेस क्या है, गोलगप्पे बेचने का। तो गोलगप्पे बेच करके जो भी, गोलगप्पों की वजह से जो भी उसके पास पैसा आ रहा है, या गोलगप्पों की वजह से जो पैसा जा रहा है, गोलगप्पों की वजह से कौन सा पैसा आ रहा होगा, जब ये गोलगप्पे कस्टमर्स को बेचता होगा। सोचिए, गोलगप्पे जब 20 के कितने होते हैं, 5। अच्छा, एरिया वाइज होते हैं, कोई बात नहीं, 20 के 6 भी होते हैं कहीं कहीं। तो 20 के मान के चलिए 3, 20 के 5। अब वो गोलगप्पे बेच रहा है, तो जैसे जैसे गोलगप्पे बेच रहा है वैसे वैसे इस बंदे के पास, यानी कि मिस्टर एक्स के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा होगा, आ रहा है। ये पैसा आ रहा है, तो गोलगप्पे बेचने की वजह से पैसा आ रहा है जब वो गोलगप्पे बेच रहा है। लेकिन साथ ही साथ में गोलगप्पे की वजह से क्या उसके पास से पैसा जा भी रहा होगा? सोचो, गोलगप्पों की वजह से उसके पास से पैसा जा भी रहा होगा। यस भाई, गोलगप्पे फ्री में तो आसमान से तो पेड़ पे नहीं लग रहे। वो मैदा खरीद के लाता होगा गोलगप्पों के लिए, सूजी खरीद के लाता होगा, तेल खरीद के लाता होगा, मसाले खरीद के लाता होगा, इमली खरीद के लाता होगा, है ना, आलू भी खरीद के लाता होगा। आपको तो बढ़िया है पता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब सारी की सारी चीज़ें गोलगप्पे के लिए खरीद करके लाता है। इन सबको खरीदने की वजह से उसके पास से कैश जाता है। मेन उसका काम गोलगप्पे बेचने का है। तो गोलगप्पे बेचने की वजह से अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है तो वो किस में काउंट होगा? याद रखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि इसका मेन काम गोलगप्पे बेचने का ही है। तो गोलगप्पे बेचने की बदौलत या गोलगप्पे के बिजनेस करने के बदौलत जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो सारे के सारी चीजें किस में काउंट होगी? याद रखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक गोलगप्पे के लिए मैदा खरीदना, मसाले खरीदना, आटा खरीदना, पानी खरीदना, फिर शाम को बेच देना, ये सारा का सारा जो काम ये कर रहा है, ये जो सारी की सारी एक्टिविटी कर रहा है, किस में काउंट होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अच्छा, दूसरी तरफ जरा समझिए, आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। मान के चलिए गोलगप्पे अभी वो एक रिक्शे रेडी पर लगाता था और धीरे धीरे खूब जबरदस्त इसकी सेल हो रही है, खूब जबरदस्त सेल हो रही है, अच्छा कमा रहा है। कभी कभी जब वो गोलगप्पे बेचता था तो कभी कभी एमसीडी वाले आ जाते थे, डंडा लगाते थे, गोलगप्पे की रेडी तोड़ देते थे
फिर अगले दिन फिर लगा लेता था। देखा होगा आपने अपने मोहल्ले में जहाँ पे आप खाते हो। अब इसकी अच्छी खासी सेल हो रही है, अच्छा खासा पैसा मिस्टर एक्स के पास आ गया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा कि ऐसा करते हैं, अब रेडी बंद करते हैं, एक परमानेंट दुकान खरीद लेते हैं। अच्छा खासा पैसा उसके पास आ गया था, 2-3 साल में खूब कमा लिया उसने। कुछ समय बाद उसने क्या करा, उस दुकान को खरीदने के लिए मान के चलिए उसने 20 लाख रुपए की दुकान खरीदी। पैसा उसके पास अच्छा खासा आ गया, 20 लाख रुपए खर्च करके उसने दुकान खरीदी और दुकान में वो गोलगप्पे का काम शुरू कर रहा है। अब एक बात समझिए, उसका काम गोलगप्पे बेचने का है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, लेकिन उस गोलगप्पे को बेचने के लिए उसने छोटी सी दुकान खरीदी। तो दुकान खरीदना उसका बिजनेस नहीं है, बिजनेस करने के लिए वो क्या कर रहा है, छोटी सी दुकान खरीद रहा है। दुकान खरीदने का काम जो है वो किस में काउंट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी। इसके अलावा मान के चलिए दुकान तो खरीदी, प्लस में कस्टमर आए बैठ कर खाए, उसने टेबल लगाई, कुर्सी लगाई, बहुत सारा सेटअप लगाया ताकि लोग कस्टमर आराम से बैठ करके गोलगप्पे खाएं, 5 के बदले 10 खा के जाएं। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो उसने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया वो किस में काउंट होगा, याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अच्छा इसके बाद ज़रा सुनिएगा, तीसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होती है, मान के चलिए, समझिएगा। इसके बाद उसने सोचा, जहाँ पर उसने दुकान खरीदी, दुकान चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। अब उसने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं, दूसरी जगहों पे भी, मान के चलिए उत्तम नगर में ये बेच रहा है। अब उसने सोचा कि तिलक नगर में भी, रजौरी गार्डन में भी, ग्रेटर कैलाश में भी मेरे को अपनी दुकानें क्या करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। अपने गोलगप्पे का काम शुरू करना चाहिए। मैं बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता हूँ, लोगों को बहुत पसंद है। अब अलग अलग शहरों में उसने गोलगप्पे या अलग अलग एरिया में गोलगप्पे बेचने के लिए उसने क्या करा, बैंक से जगह किराए पे ली, उसमें पैसा खर्चा होगा तब जाके दुकान खुलेगी। अलग अलग जगहों पे दुकान खोलने के लिए उसने क्या करा, बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और इस लोन से उसने मान के चलिए 4 शॉप्स खोली, 4 दुकानें खोली, वहाँ पे लड़कों को बिठाया, यहाँ पे गोलगप्पे बना करके भेजता था और ये अपने अपने एरिया में लोग लड़के ये जो थे इसके बेचते थे। इन दुकानों को खोलने के लिए, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसने बैंक से क्या करा, 50 लाख रुपए का लोन रेज किया। ये लोन लेने का काम और उस पर ब्याज भरने का काम वो किस में काउंट होगा, याद रखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है यहाँ पे भी, पैसा आ रहा है जा रहा है यहाँ पे भी, और पैसा आ रहा है जा रहा है यहाँ पे भी। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काउंट हो रहा है। अगर आप कोई असेट परचेज कर रहे हैं तो याद रखिए वो किस में काउंट हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लेकिन किसी लोन वगैरह का आप रेज कर रहे हैं, लोन उठा रहे हैं मार्केट से अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, तो किस में काउंट होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। अब हमें इस चैप्टर में यही समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बदौलत कितना कैश आया या गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा आया या गया, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कितना पैसा आया या गया। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखिएगा आगे जरा। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले कुछ चीजें समझनी है आपको। सबसे पहले आपको समझना है एक्सपेंसेस। इसको ध्यान से समझिएगा जरा, आपके वाइवा में पूछा जाता है। एक कंपनी में जितने भी खर्चे होते हैं या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होता है बॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पता है क्या होता है, कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेट का मतलब चलाना। भैया वो जो मिस्टर एक्स था पिछले एग्जाम्पल में, उसने गोलगप्पे की दुकान शुरू करी थी, है ना। उसका मेन बिजनेस गोलगप्पे करने का था। गोलगप्पे का बिजनेस चलाने के लिए जो उसे खर्चे करने पड़ते होंगे रोज के रोज, जैसे मैदा खरीदना, सूजी खरीदना, गैस सिलेंडर खरीदना, नमक खरीदना, मसाले खरीदना, और भी बहुत सारी चीजें खरीदना। कुछ बताया था आपने, मिनरल वाटर। अच्छा हाँ, मिनरल वाटर तो कम से कम नहीं खरीदता होगा वो, उसमें खारापन नहीं आएगा फिर। तो गोलगप्पे का जो बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए, गोलगप्पे का जो बिजनेस है उस बिजनेस को चलाने के लिए जो रोज वो सुबह से शाम तक खर्च करता होगा, वो सारे के सारे खर्चे किस में काउंट होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर ये खर्चे नहीं करे तो गोलगप्पे का बिजनेस नहीं चलेगा। गोलगप्पे का बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे आपको जरूरी रूप से करने हैं वो खर्चे आपके कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें कौन कौन काउंट होंगे, जैसे कि जानकारी के लिए
वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि हर बिजनेस गोलगप्पे वाला ही हो, बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है कोई तो वेजेस पे करेगी, सैलरी पे करेगी, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे करेगी। केवल गोलगप्पे के बारे में मत सोचिए और सबके बारे में सोचेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पेड करी है ना, जगह रेंट पे ले रखी है तो रेंट पेड करा। तो ये सब चीजें किस में काउंट हो गई, याद रखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जबकि दूसरी तरफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा जरा समझिएगा। एक्सपेंसेस को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट पेड। हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा जो एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं, इन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो लिस्ट मैंने बनाई है, इसका एक एक करके मतलब बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले है प्रिलिमिनरली एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब कम होने से है, खत्म होने से है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। प्रिलिमिनरली का मतलब क्या हुआ, किसी भी कंपनी को शुरू करते समय शुरुआत में जो खर्चे किए जाते हैं उन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरली एक्सपेंसेस। अब किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए जो खर्चे हुए, अब जरा समझिएगा इसको ध्यान से। मान के चलिए 2021 में एक कंपनी शुरू हुई और कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनी को 70,000 रुपये खर्च करने पड़े। 70,000 रुपये खर्च करने पड़े किस चीज़ पे, जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू करे होंगे तो शेयर इशू करने के लिए मार्केट में कंपनी ने ऐड करा होगा, प्रोस्पेक्टस दिया होगा, किसी को कमीशन दिया होगा, फिर कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पे करी होंगी, एडवोकेट को पेमेंट करी होगी। मतलब कुल मिला के कंपनी को शुरू करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक जो खर्चे किए गए हैं जी, उन खर्चों को बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, ये कंपनी मान के चलिए 1 अप्रैल 2021 को बन करके शुरू हो गई, 70,000 रुपये खर्च हो गए। अब साल शुरू हुआ है तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, साल शुरू हुआ है तो साल खत्म भी होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। इस पूरे साल को हम लोग बोलेंगे 2021-22। इस पूरे साल में मान के चलिए हमारी कंपनी ने, मान के चलिए कुल मिला के 1 लाख रुपए का, समझिए प्लीज जरा, इस एक साल में हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने साल भर में अपने सामान को बेच के कमाया, लेकिन कंपनी को शुरू करते समय 70,000 रुपए का हमारा खर्चा भी हुआ। ये खर्चा अभी तक मान के चलिए हमने घटाया नहीं था। अगर ये 70,000 रुपए का खर्चा भी मैं इसमें से घटा दूं तो मेरा जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 30,000 का रह जाएगा। यानी कि अगर ये खर्चा बाई चांस नहीं हुआ होता तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट था 1 लाख, लेकिन इन खर्चों को माइनस करने की वजह से प्रॉफिट एकदम से घट के कहां पे पहुंच गया, 30,000 पे पहुंच गया। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब कंपनियां पहले साल ही अपना प्रॉफिट कम मार्केट में शो कर देती हैं तो इससे कंपनी की रेपुटेशन पर थोड़ा गलत फर्क पड़ता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो कंपनियां क्या करती हैं जरा सुनिएगा, 70,000 का खर्चा हुआ तो 70 का 70,000 रुपये पहले साल में राइट ऑफ नहीं करती। कंपनी कहती है कि देखिए जी, हमारा प्रॉफिट 1 लाख का है और 70,000 रुपये का हमारा खर्चा हुआ है, इस साल हम लोग इसमें से केवल 20,000 रुपये ही माइनस करेंगे, बाकी जो 50,000 रुपये बच गए हैं वो हम कब खत्म करेंगे, नेक्स्ट ईयर, जब अच्छा और प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। अभी तो जस्ट शुरू हुए हैं। तो शुरू होने के लिए हमने शुरू वाले साल में केवल कितना खर्चा घटाया, 20,000 घटाया, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अब कितना रह जाएगा, 80,000। मैं पूछता हूं, बताइए साल के पहले दिन जब कंपनी शुरू हुई तो आपका ये खर्चा कितना था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 70,000। आपने साल भर में प्रॉफिट से कितना खर्चा राइट ऑफ कर दिया। ये जो आप 20,000 खर्चे को प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हो, इसे बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो कितना खर्चा राइट ऑफ कर दिया आपने, 20,000 राइट ऑफ कर दिया, तो प्रॉफिट कितना बच गया, 80,000 बच गया। तो मुझे एक बात बताइए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस साल के पहले दिन 70,000 थे, आखिरी दिन ये कितने के हैं, 70,000 का था ये खर्चा, 20,000 हो गया, चला गया, तो फिर भी कितना बच गया होगा, 50,000। मैं प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस साल के पहले दिन 70 के थे, अब 50,000 के रह गए। साल भर में कितने कम हुए बच्चों, 20,000 के। ये 20,000 के जो कम हुए हैं, इस 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरली एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, यानी कि इतने खर्चे राइट ऑफ हो गए। दूसरे नंबर पे आता है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिएगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है आप लोगों ने फर्स्ट बुक में सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। मान के चलिए 2021 में किसी कंपनी की जब गुडविल निकाली गई
तो उस गुडविल की वैल्यू आई मान के चलिए 7 लाख। फिर 2022 में जब गुडविल दोबारा निकाली गई तो इस कंपनी की गुडविल आ गई, मान के चलिए वैल्यू निकाली गई तो अब आई है 3 लाख। बढ़ भी सकती है लेकिन अभी घटने वाली बात हो रही है। तो 7 लाख की गुडविल अब 3 लाख की हो गई, यानी कि साल भर में गुडविल की वैल्यू कितनी कम हुई? 4 लाख से कम हुई। गुडविल की वैल्यू में जो डाउनफॉल हुआ है, इस डाउनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब कम होने से ही है। तो गुडविल जो राइट ऑफ हुआ साल भर में, उसे भी हम लोग यहीं पे लिखते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने से हुई? 4 लाख से हुई। ये गुडविल रिटर्न ऑफ में काउंट होगा। इन तीनों को एक साथ समझते हैं। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है जरा समझिएगा। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ये आपसे वो टीचर पूछ सकता है वाइवा में। देखिए क्या होता है, एक कंपनी साल भर में अपने शेयर होल्डर्स को बुला करके, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी अपनी सभी शेयर होल्डर्स को बुलाकर हर साल अपने शेयर होल्डर के साथ करती है एजीएम। एजीएम का मतलब क्या हुआ? एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम कहते हैं इसे, एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में समझ लीजिए ऐसा होता है, एक यहाँ पे चेयरमैन बैठा होता है जो कंपनी का मुखिया होता है, चला रहा होता है कंपनी को, और ये कुर्सियों पे पीछे बहुत सारे शेयर होल्डर ये बैठे होते हैं। कंपनी का चेयरमैन उन सभी शेयर होल्डर के सामने बताता है कि आपने हमारी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी ने साल भर में इतना कारोबार किया है, इतना प्रॉफिट कमाया है। तो कंपनी का चेयरमैन इन शेयर होल्डर्स को बोलता है कि कंपनी ने इस साल जो प्रॉफिट कमाया है, कंपनी इसमें से इस साल 5 लाख रुपया डिविडेंड देना चाहती है। कौन बता रहा है? ये चेयरमैन बता रहा है। किसको? शेयर होल्डर्स को, कि आपकी कंपनी ने, क्योंकि कंपनी नहीं की है, ये तो एम्प्लॉय होगा, इन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है तो ये कंपनी के मालिक होंगे। तो इन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है। कंपनी का चेयरमैन कह रहा है कि आप लोगों ने जो कंपनी में पैसा लगा रखा है, इस कंपनी ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है? 5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 5 लाख का प्रॉफिट कमाया है। तो हम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में बांटना चाहते हैं। क्या आप लोग इसके लिए रजामंद हैं, तैयार हैं? ये पूछता है किससे? इससे, क्योंकि ये लोग मालिक हैं तो मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसने प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा। इन सभी शेयर होल्डर ने बोल दिया हाँ ठीक है, 5 लाख का डिविडेंड बांट दो। हाँ, 5 लाख का डिविडेंड बांट दो। तो जो डिविडेंड 5 लाख रुपए का बांटने का तय हुआ है इस मीटिंग में, इस 5 लाख रुपए के डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो तय हुआ किसमें? एनुअल जनरल मीटिंग में। किसके द्वारा? शेयर होल्डर के द्वारा, क्योंकि इसने थोड़ा तय किया, इसने तो बस प्रस्ताव रखा, इसने तो बस प्रपोजल रखा। एक्सेप्टेंस किसने दी है? शेयर होल्डर ने दी है। तो जब शेयर होल्डर बोल देते हैं हाँ बांट दो, तो वो डिविडेंड जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद हुआ है तय, उस डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, पहली बात प्रपोज्ड डिविडेंड। पहली बात तो ये। फिर कंपनी का चेयरमैन ये बोलता है देखिए जी 5 लाख रुपए का हम डिविडेंड देंगे, इस 5 लाख में से अभी 3 लाख तो अभी दे रहे हैं हम लोग 10 से 12 दिन के अंदर, बाकी 2 लाख रुपए हम आपको 4 महीने बाद देंगे। मतलब तय हुआ था कितना? 5 लाख, वो आपका प्रपोज डिविडेंड है। अभी फिलहाल कितना दे रहे हैं? अभी 3 लाख दे रहे हैं अभी 5 लाख में से, वो आपका इंटरिम डिविडेंड है। और बाकी बाद में देंगे बचा हुआ 2 लाख, वो 2 लाख क्या कहलाएगा? आपका फाइनल डिविडेंड है। जो तय हुआ प्रपोज्ड, जो अभी दिया हाल फिलहाल, वो इंटरिम, और जो बाद में देंगे बचा खुचा, वो कहलाएगा क्या? फाइनल डिविडेंड। हाँ या ना? अगर 5 लाख तय हुआ, अगर कंपनी तुरंत 5 लाख ही देते तो फिर फाइनल डिविडेंड के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? अच्छा, पता चला कि नहीं? तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड तय होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रपोज डिविडेंड। उसमें से फिलहाल जो दिया इंटरिम, और जो बाकी देंगे बाद में फाइनल डिविडेंड। अगला जो है उसका नाम है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगला आइटम है, उसका नाम है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। आपके पास कोई एसेट है, फिक्स एसेट्स, एसेट का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, आपने उसे बेचा और बेचने पर बाई चांस लॉस हो गया, तो वो लॉस भी किस में काउंट होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जैसे मशीन थी आपके पास 50,000 रुपये की, आपके हिसाब से 40,000 में बिक गई, तो 10,000 रुपये का जो लॉस हुआ वो 10,000 रुपये का लॉस भी इसी में आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। फिलहाल मैंने एसेट लिखा, एसेट की जगह पे कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। आप जो एसेट अपने कारखाने में यूज़ कर रहे हैं,
उस एसेट को यूज करने की वजह से जो भी उसमें वेयर एंड टीयर होता है, जो भी घिसावट होती है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे जो लग रहा है वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट होता है। कमाल की बात है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा अकेला आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी काउंट होता है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी काउंट होता है। ये आगे चल के आपको चैप्टर में मिलेगा, वहां पे पता चल जाएगा। फिलहाल अभी नॉन ऑपरेटिंग की बात हो रही है तो उसमें क्या लूंगा मैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जो भी फिक्स एसेट आप यूज कर रहे हैं, यूज करने की वजह से जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है वो डेप्रिसिएशन इसका पार्ट है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का मतलब क्या हुआ? देखिए क्या होता है, कंपनी हर साल जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को वो क्या पे करती है, टैक्स पे करती है। अब टैक्स पे कैसे करती है? 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2020 को कंपनी ने साल शुरू किया। ये कंपनी का साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को। अब इस कंपनी ने इस साल में जो भी प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, वो कब पता चलेगा? साल के पहले दिन, बीच में या एंड में? एंड। साल जब खत्म हो जाएगा, साल खत्म होने के बाद जब फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसपीएल अकाउंट जब बनेंगे, तब पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ। और बनते 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 क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स भी पैसा मांगती है कि भैया साल खत्म हो गया, टैक्स दो। तो कंपनियां क्या करती हैं, जरा सुनिएगा। गवर्नमेंट को टैक्स देने में देरी ना हो जाए, गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए एक अलग से रिजर्व बनाती है, एक अलग से समझ लीजिए गुल्लक बना देती है, उसमें टैक्स पे करने के लिए पैसा रख देती है और यहीं से पैसा उठा करके गवर्नमेंट को पे करती है। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए जो हमने अलग से एक फंड बना रखा है जिसमें प्रॉफिट का पार्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जब भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की डेट आएगी यहां से पैसा उठा लिया जाएगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए जो आपने एक प्रोविजन अलग से बना रखा है, एक अलग से गुल्लक बना रखी है, उसमें पैसा रख रखे हैं टैक्स पे करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। यानी कि हमने ये प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन का मतलब रिजर्व से ही होता है, लेकिन प्रोविजन जो वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब ये पैसा केवल उसी पर्पस के लिए यूज होगा, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का मतलब टैक्स पे करने के लिए जो आपने प्रोविजंस बना रखे हैं, जो प्रॉफिट जोड़ रखे हैं, जो प्रॉफिट इकट्ठा कर रखे हैं टैक्स पे करने के लिए, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नाम देते हैं और ये सब चीजें हमारे प्रॉफिट को कम करती हैं। अभी आगे भी पता चलेगा विस्तार से, अभी तो पहले इसका मतलब बता रहा हूं। अगला आइटम है अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए एक आदमी जो भी पैसा हर साल कमाता है, आपके पेरेंट्स भी जो कमाते हैं, उस कमाई का एक हिस्सा वो अपनी सेविंग के तौर पर अलग से रखते हैं फ्यूचर के लिए। क्योंकि जब आप लोग जैसे 12वीं कर लोगे सही से बाई चांस, तो कुछ अच्छे अच्छे कोर्स करोगे तो उसमें पैसे लगेंगे ना, नहीं लगेंगे? नहीं करोगे क्या? चलो कोई नहीं। तो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसी तरह से कंपनियां भी क्या करती हैं, हर साल जो भी प्रॉफिट कमाती हैं, उस प्रॉफिट का एक पार्ट अलग से रख देती है। जो भी प्रॉफिट कमाया है थोड़ा निकाल के यहाँ पे रख दिया, अगले साल फिर प्रॉफिट जो कमाएंगे उसका भी एक पार्ट अलग से रख दिया। ऐसे रखती रहती हैं, पैसा इकट्ठा करती रहती हैं। ये पैसा जहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है इसी जनरल रिजर्व बोलते हैं। ये पैसा रखा जाता है किसके लिए? जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, यानी कि जो अजीब सी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, तो उस सिचुएशन में हम इस पैसे को क्या करेंगे, यूज करेंगे। हालांकि आगे चल के आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में कि जनरल रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ किस किस तरह से होता है। तो इस पैसे का यूज जब फ्यूचर में कभी डिफिकल्टी का टाइम आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, तो उस सिचुएशन में हम इस पैसे का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जैसे एक आम आदमी अपनी सेविंग का यूज करता है। तो मान के चलिए 2021 में जनरल रिजर्व में पड़े हुए थे 3 लाख रुपए। फिर इस साल जो प्रॉफिट कमाया, पता लगा जनरल रिजर्व में अब हो गए 4 लाख रुपए। इसका मतलब साल के पहले दिन इस कंपनी के जनरल रिजर्व में 3 लाख था, साल के आखिरी दिन कंपनी के जनरल रिजर्व में 4 लाख है। इसका मतलब साल के दौरान कंपनी ने जनरल रिजर्व में और कितना पैसा डाल दिया होगा, 1 लाख रुपए। तो जनरल रिजर्व में जो 1 लाख रुपए और कंपनी ने डाल दिया होगा, इसे बोलेंगे क्या, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। यानी कि जनरल रिजर्व में जो अमाउंट साल के दौरान कंपनी ने क्या करा, ट्रांसफर्ड करा, है ना? समझ रहे मेरी बात को जी। अगला है अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर। जब आपने सेकंड बुक करी थी तो उसमें चैप्टर करा था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसमें आपने सीखा था कि कंपनी डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए एक अकाउंट बनाती है जिसका नाम क्या था, डीआरआर अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसमें क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? कंपनी ने मान के चलो यहां पर डिबेंचर इश्यू करे 10 लाख रुपए के, और कंपनी ने कहा कि हम 5 साल बाद ये डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, मतलब 5 साल बाद 10 लाख रुपए लोगों को लौटा देंगे। तो भैया 5 साल बाद लोगों को पैसा लौटाने के लिए कंपनी की जेब में 5 साल बाद 10 लाख रुपए होने भी चाहिए, तभी तो लौटा पाएगी। तो कंपनी क्या करती है, हर साल जो भी प्रॉफिट कमाती है एक अलग से फंड बनाती है, इस साल के प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकालेगी, इसमें डालेगी, अगले साल जो प्रॉफिट कमाएगी उसका पैसा भी इसमें डालेगी, अगले साल जो प्रॉफिट कमाएगी उसका पैसा भी इसमें डालेगी, अगले साल के प्रॉफिट का भी एक अमाउंट इसमें डालेगी। ऐसा डालती रहती है ताकि रिडम्पशन की तारीख तक इसमें कितना पैसा इकट्ठा हो जाए, 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, या इतना पैसा कम से कम इकट्ठा हो जाए जितना रिडम्पशन करने के लिए कंपनी को चाहिए। तो पैसा लौटाने के लिए, डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए जो पैसा कंपनी ने जोड़ा है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और इसमें पैसा आता कहां से है, प्रॉफिट से ही आता है, इसलिए लिखा है क्या, अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जिस तरह से पैसा जनरल रिजर्व में गया उसी तरह से पैसा डीआरआर में भी गया। और एक लास्ट में यह है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। पहली बात याद रखिए, जिस तरह से कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है, रिडम्पशन का मतलब रीपे करना, पैसा लौटाना, कंपनी जिस तरह से डिबेंचर का पैसा लौटाती है उसी तरह से कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का भी पैसा लौटाती है। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन पर लोगों को प्रलोभन देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कहती है कि कंपनी कहती है कि हम रिडम्पशन पर ना आप लोगों को प्रीमियम देंगे। प्रीमियम कैसे, जैसे मान के चलिए कंपनी ने आज की तारीख में 100 वाला डिबेंचर मार्केट में 100 में इशू किया, यानी कि लोगों को डिबेंचर दिया 100 वाला और लोगों से पैसे ले लिए कितने, 100 रुपए। और कंपनी ने कहा हमने आपसे 100 रुपए आज की तारीख में ले लिए हैं, लेकिन 5 साल बाद हम आपको 1 2 3 4 5 साल बाद कंपनी कहती है हम आपको 110 रुपए लौटाएंगे। कंपनी ने लिया आपसे आज की तारीख में 100 रुपए, लेकिन जब लौटाएगी तो कितने लौटाएगी, 110 रुपए लौटाएगी। तो लौटाने के वक्त कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए तो आपको लौटा ही रही है जो आपसे लिए थे, प्लस में 10 रुपए कंपनी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा लौटा रही है। तो कंपनी जो 10 रुपए एक्स्ट्रा लौटा रही है, पहली बात तो बताइए ये कंपनी के लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ। ये जो 10 रुपए का लॉस हुआ कंपनी को, 10 रुपए को नाम क्या दिया जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। कंपनी ने डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पर क्या पे किया है, प्रीमियम पे किया है। ये जो प्रीमियम कंपनी ने पे किया है, ये प्रीमियम कंपनी के लिए नुकसान है, लॉस है, और ये लॉस भी याद रखिए दिखाया जाता है किसमें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये लिख के जरूर रख लीजिएगा। एक्सपेंसेस के बाद जो अगला हिस्सा है उसमें हम लोग बात करते हैं इनकम की, और इनकम को भी याद रखिए फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम और दूसरी होती है, याद रखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या है, आपका जो मेन बिजनेस है उस बिजनेस में जो आप कमाई कर रहे हैं वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया था, मिस्टर एक्स की गोलगप्पे की दुकान है। अब ये भैया जी गोलगप्पे बेच करके जितनी भी कमाई करेंगे, 1 रुपए के गोलगप्पे 5 में बेचे, 5 वाले 15 में बेचे, गोलगप्पे बेच करके जो भी ये कमाई कर रहे हैं वो किस में काउंट होगी, याद रखिए, ऑपरेटिंग इनकम में। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जो आइटम है 2 से 3 है, ज्यादा नहीं। एक, जैसे पहला आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। आपने कोई एसेट बेची, अगर एसेट बेचने पे लॉस हुआ तो वो चला गया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। 50,000 वाली मशीन आपने 40 में बेची थी तो 10 का लॉस हुआ था, वो चला गया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लेकिन 50 वाली मशीन अगर 70 में बेची आपने तो भैया 20,000 का तो फायदा हो गया। ये जो 20,000 का फायदा हुआ है वो किस में काउंट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल असेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। इसके अलावा याद रखिएगा एक और, आपको पूरे चैप्टर में बस यही मिलेगा ज्यादा, लेकिन इसके अलावा एक जानकारी के लिए बता रहा हूं और है रिफंड ऑफ टैक्सेस। रिफंड ऑफ टैक्सेस क्या होता है जरा सुनिएगा। हर एक कंपनी को साल में 4 बार गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे करना होता है। जैसे ये अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, साल शुरू हुआ यहां पे अप्रैल मई जून, 15 जून जुलाई अगस्त सितंबर
15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक कंपनी को साल में बॉस 4 बार एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये नियम है हमारे यहाँ इनकम टैक्स का। अब मान के चलिए गोलगप्पे वाला जो है काफ़ी बड़ा बिजनेस इसका हो गया है, इसने एडवांस टैक्स के तौर पर यहाँ पे सरकार को एडवांस में 5,000 रुपये पे किए 15 जून को, यहाँ पर 5,000 रुपये पे करे, यहाँ पे भी 5,000 पे करे और यहाँ पे भी 5,000 पे करे, यानी कि साल भर में शुरू से लेकर आखिरी तक कितना टैक्स पे कर दिया है? 20,000 रुपये। ये पे करा उसने क्या? एडवांस टैक्स। जब पे किया था तब तो ये खर्चा था, वहां पर हम दिखा चुके हैं ना प्रोविजन फॉर टैक्स में। अब जरा समझिए, साल जब खत्म हुआ तो साल खत्म होने पर कितना टैक्स की कैलकुलेशन तभी हो सकती है जब पता चल जाए कितना प्रॉफिट हुआ। और कितना प्रॉफिट हुआ वो कब पता चलेगा? साल के पहले दिन या आखिरी दिन? एंड में पता चलेगा। जब साल खत्म हुआ, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए गए, तो पता चला कि इसका जो प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स जो बनता है वो कितना बनता है? 17,000 बनता है, 17,000 रुपये बनता है। साल भर में जो प्रॉफिट हुआ उसके आधार पर जब टैक्स कैलकुलेट किया गया तो टैक्स कितना निकला? मान के चलिए 17,000। अब ये गवर्नमेंट को बोलेगा सरकार मैं आपको ऑलरेडी 5-5 हजार करके कितना टैक्स पे कर चुका हूं साल में? 4 बार 20,000 रुपये। हेलो, लेकिन टैक्स पे अभी तक कितना कर दिया? 20,000, लेकिन बनता कितना एक्चुअली में? तो सरकार को हम कहेंगे सरकार मेरा टैक्स तो बनता है 17,000, मैं आपको पे कर चुका हूं कितना? तो सरकार कहेगी कोई बात नहीं, तुमने 20,000 रुपये दिया है, 3,000 तुमने एक्स्ट्रा दिया है, सरकार आपका 3,000 रुपये क्या कर देगी? वापस कर देगी। जब आपने पे किया था तो आपके लिए वो खर्चा मान लिया था आपने, भैया गया पैसा, लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया तो पता लगा वो 3,000 रुपये तो आपके पास वापस आ गया। 3,000 रुपये जो आपके पास वापस आ गया, अब तो एक तरह से आपके लिए इनकम बन गई। तो रिफंड ऑफ टैक्सेस जो 3,000 रुपये का आया वो किस में होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। अभी हमने समझा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, फिर समझा ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। अगली बार हम लोग अब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है।